गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं हम लोग उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले एक सेट मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, आज हम लोग दूसरा सेट देखेंगे। तो दूसरे सेट में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ आंकड़े दिए गए हैं और हमें इन आंकड़ों का माध्यक या मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए रहते हैं हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो आइए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं पेन चेंज करके। तो सबसे पहले 11 है तो हम एट फर्स्ट 11 लिख लेंगे। 11 के बाद हमारा जो नंबर आता है वह है 15। तो दूसरे नंबर पे हम लोग 15 लिखेंगे। तीसरा है हमारा 16 और चौथा है हमारा 17 और पांचवा है हमारा 18। 18 के बाद आता है 22 और 33। 22 और 33। 22 33 के बाद बचेगा क्या है? तो 51 बचेगा, 71 और 75। तो हम लोग लिख लेंगे 51, 71 और 75 लिख देंगे। मैं हमेशा नंबर लिखने के साथ साथ एक बार काउंट करती हूँ क्या दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों नंबर बराबर हैं। तो आइए माध्यक निकालने के लिए अगर मेरा देखिए तो मैं सबसे आसान तरीका देखती हूँ ये। अच्छा 10 नंबर सारे हैं यानी कि 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर हट जाएंगे। बीच में अगर एक नंबर बचता तब तो वही माध्यक बन जाता, लेकिन बीच में 2 नंबर बच गए हैं और जब 2 नंबर बचेंगे तो हम हमेशा इन दोनों का मीन या एवरेज ले लेंगे। तो 18 प्लस 22 बटे 2 लिख देंगे। ए वैल्यू 18 और 22 हमारा 40 होता है। 40 बटा 2 हमारा 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 20 आ जाएगा। मैं हमेशा यही करती हूँ। क्या करती हूँ कि देख लेती हूँ अच्छा 10 टर्म है तो 4 इधर बच जाएगा और 4 इधर बच जाएगा। तो 4 इधर से हटा के बीच वाला 2 नंबर देखती हूँ। अगर बीच में एक नंबर रहता तब कोई दिक्कत नहीं रहता, तब वही माध्यक बन जाता। लेकिन जब बीच में 2 नंबर होने लगते हैं तब यह माध्यक ना बन के इन दोनों का एवरेज माध्यक बनता। अब आइए फॉर्मूले के अनुसार देख लेते हैं। तो कभी भी जब ऑड नंबर रहता है, जब सारे के सारे ऑड नंबर रहते हैं तो हम n+1वां टर्म देख लेते हैं। n+1 डिवाइड बाई 2 वां टर्म देखते हैं। क्या करेंगे कि जैसे यही अगर 8 नंबर रहता 9 नंबर रहता, आइए देखते हैं। अगर यही 9 नंबर रहता इसको हटा देते हैं तो हम क्या करते हैं, ये 9 नंबर हमारा हो गया तो n 9+1 डिवाइड बाई 2 वां पद देख लेते हैं यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 हमारा आ जाता। 5वां पद देख लेते तो 5वें पद में भी अगर मेरे रूल के अनुसार चले तो 9 टर्म है, 4 टर्म इधर से हट जाएगा, 4 टर्म इधर से हट जाएगा, ये 5वां टर्म। फॉर्मूले के अनुसार जब कभी भी ऑड नंबर रहता है तो n+1 डिवाइड बाई 2 वां पद देखेंगे और अगर इवन नंबर रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर में जो हमारा n+1 डिवाइड बाई सबसे पहले n/2 प्लस में n+1 डिवाइड बाई 2 ये जो दोनों पद होते हैं इन दोनों पदों का हम एवरेज ले लेते हैं। सबसे आसान तरीका मेरे रूल के अनुसार आप लोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अगर टर्म 10 है तो आप लोगों को भी पता है टर्म 10 है तो 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। आप लोग इधर से 4 काट दीजिएगा, इधर से काट दीजिएगा, बाकी में जो 2 बचेगा उसका एवरेज ले लीजिएगा। और अगर ऑड रहेगा तो भी वही कीजिएगा, दोनों तरफ से जितने टर्म रहेंगे किनारे किनारे से हटा दीजिए और फिर जो पद है वो ले लीजिए। टाइम ज़्यादा है आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं। इधर से एक, 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 इधर से बीच में जो बचा वही हमारा माध्यक हो जाएगा। लेकिन कब? जब टर्म 9 रहेंगे। यहाँ से मैंने एक टर्म हटा दिया है 75, लेकिन 75 लेते ही बीच में 2 टर्म आ जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन को सरल कीजिए।
दिया क्या है 3 का होल स्क्वायर का होल क्यूब प्लस में 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और 9 का क्यूब कितना होता है तो आप लोगों को पता होगा 729 होता है। ये हमारा 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है तो आप लोगों को याद होगा 64 होता है। और इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 793। क्यों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 20 है और ये 60 है, तो 20 60 80 हो जाएगा और 9 4 13 हो जाएगा, तो 93 और 793 आ जाएगा। वैसे भी आप लोग नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, 9 और 4 13, 6 2 8 1 9 और बाकी बचा 7, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपये है। पिछले वर्ष, यहाँ कर्स लिखा है, पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, किसी भी प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। और कभी भी जब हमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना होता है तो जिस भी रुपए से प्रतिशत कितने भी रुपए की वृद्धि होती है या कुछ रुपयों की कमी होती है उसी के साथ देखा जाता है। आइए फिर से समझाती हूँ क्या कह रही हूँ कि कभी भी हमें अगर प्रतिशत वृद्धि निकालनी होती है तो हम देखते हैं कि किस रुपए से कुछ रुपए बढ़े हैं। तो हमें पता चला कि इतने से कुछ रुपए बढ़े हैं, तो हम इसी पर देखेंगे। डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, तो 34,500 हो जाएगा। गुणे में 100 कर देंगे, नॉर्मल परसेंट निकालने का तरीका होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा और डिवाइड बाय हमारा 34500 इंटू 100 आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ लिखा है 4140 और यहाँ है हमारा 345। तो मैं सीधे अगर इतना अगर गैप मुझे दिखे तो मैं सीधे इसी के टेबल से मल्टीप्लाई सोचती हूँ, भाग दे दूँ जिससे कम टाइम में हो जाए। तो आइए समझाती हूँ ये मैं कैसे करती हूँ। जैसे अगर 1 टर्म में एक बार में मैं ले जाऊंगी तो हमारा कितना बचेगा, 345 ही आएगा। तो इसमें से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारा यहाँ 9 बचेगा और यहाँ हमारा कितना बचेगा, तो 6 बचेगा और ये हमारा 0 आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि जब ऐसे डिवाइड करना होता है तो मैं सबसे पहले एक बार में ले जाती हूँ, और जब एक बार में ले जाती हूँ तो मैं यहीं से सब्ट्रैक्ट करके कहीं बगल में देखती हूँ कि कितना बचेगा, 690 बचेगा। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि 345 दूना 690 ही आता है। तो देखिए कम टाइम में हो गया। वैसे हम लोग पहले 5 से इसे काटते हैं, फिर छोटे डिजिट से काटते हैं, उससे आसान था ये तरीका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। तो पहला क्या कहा है कि 5 खरीदे हैं और हमें 3 और मिल गया है, 3 मुफ्त में मिल गया है। तो अगर हम देखें तो टोटल कितनी क्वांटिटी थी, यानी कि हम कितना प्राप्त किए, तो हमारे पास टोटल आर्टिकल या वस्तुओं की संख्या 8 थी। 8 में हम कितना मुफ्त पाए हैं, तो 3 मुफ्त पाए हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे और ये हमारा आ जाएगा 37.5%। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 3/8 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, तो 37.5% होता है। अब हमारा जो दूसरा है उसमें कह रहा है कि 5 खरीदेंगे
और 6 मुफ्त पाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने मिले हैं। तो आप लोगों को टोटल आर्टिकल 11 मिले हैं और उसमें से मुफ्त कितना पाए हैं, तो 6 पाए हैं। और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 1/11 का क्या होता है, तो 9 1/11 होता है। अब इसी में 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 54 इंटू 6/11 हो जाएगा और यही हमारा दूसरा प्रॉफिट होगा। आइए तीसरा प्रॉफिट देखते हैं। तीसरे में कहा है कि 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जब कभी भी ऐसे 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, a+b+ में ab डिवाइड बाई 100। लेकिन जब यह छूट दी जाएगी तो यह क्या होगा, -a-b और यहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके +ab/100। तो हम लोग इसका भी परसेंटेज निकालेंगे कि यह कितना परसेंट होगा। तो आइए देखते हैं। तो आपका पहला -10 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, फिर -10 -5 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 50 हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारा 100 आएगा। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। ये हमारा -15 हो गया, प्लस में 0.5 हो जाएगा तो ये -14.5 हो जाएगा। तो हमें पहला छूट कितने का मिला, 37.5 का। दूसरा छूट हमें कितने का मिला, तो 54 सही 6/11 का। और तीसरा छूट हमें कितने का मिला, तो 14.5 का। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन तीनों पैटर्न में कौन सा पैटर्न अप्लाई किया जाए जिससे ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर यह पैटर्न अप्लाई किया जाए तो ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो आप क्या लेना चाहेंगे, इसमें से कौन सी छूट लेना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है यही छूट आप लोग पसंद करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। अब देखिए, कह रहा पुस्तक है जिसका ये पहला भाग है, यह दूसरा भाग है और टोटल पृष्ठ की संख्या जो है वो कितना है, तो वह 892 है। अब इसमें कह रहा है कि जो दूसरा भाग है उसमें 52 कम है। जो दूसरा भाग है उसमें 52 कम है पहले भाग की तुलना में। पहले भाग अगर x है तो दूसरे भाग में 52 कम है। अब इसे अगर हम लोग करेंगे तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकलेगी, फिर हम उसमें से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको x मानेंगे। अगर दूसरे वाले भाग में x पेज है तो पहले वाले भाग में 52 अधिक हैं। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले भाग में 52 कम था। तो अब हम लोग देखेंगे x + 52 प्लस में x = 892 और यही 52 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 1x 2x हो जाएगा। तो 892 में से अगर 52 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आएगा क्या, 840 आ जाएगा और 2x आ जाएगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारी 420 आ गई। यही हमारा आंसर है। आइए मैं डायरेक्ट करने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए इसमें कहा क्या है कि पुस्तक में 2 भाग हैं, एक पहला भाग है, एक दूसरा भाग है। पहला भाग क्या है, 52 अधिक है। पहला भाग क्या है, 52 अधिक है। तो अगर वह आप लोगों से पहला भाग पूछ ले, क्या करे, अगर पुस्तक में पहला भाग पूछ ले तो आप लोग क्या करेंगे, इस 52 को 892 में सीधा ऐड करेंगे और ऐड करके आप लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारा पहला भाग निकल कर चला आएगा। लेकिन अगर
पुस्तक में वह दूसरा भाग पूछे, जो क्या है, कम है, कम वाला अगर पूछे तो आप लोग इस 852 में से कितना कम है, 52, 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी वही हमारे दूसरे भाग की आ गई। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं जिसमें कहता है एक संख्या दूसरे संख्या से इतना अधिक है या इतना कम है, तो जो अधिक संख्या है अगर उसको पूछ लिया तब तो हम सीधा ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो कम है उसे पूछ लिया तो हम घटा कर 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा रही हूँ कि कभी भी अगर कोई भी पैरेलल लाइन खींची जाती है, अगर कभी भी कोई भी पैरेलल लाइन खींची जाती है और इस पे एक तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा डाल दिया जाए तो यह 1, 2 और 3 के अनुपात में अगर इसे डिवाइड करेगी तो इस पर हम लोग चाहे जितने तिर्यक रेखा डालेंगे यह 1, 2, 3 के ही अनुपात में डिवाइड करेगी। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कभी भी पैरेलल लाइन खींची जाती है तो उस पर जो एक तिर्यक रेखा रहेगी जिस अनुपात में इन पैरेलल लाइन को विभाजित करेगी उसी अनुपात में इस पे जितने चाहें उतने तिर्यक रेखा खींच लें उसी अनुपात में विभाजित करेगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है जब 3 समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड 3:4 के अनुपात में है तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। कह रहा है 3 समांतर रेखाएं हैं, इन 3 समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखा काटती है। एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं ए है और दूसरी तिर्यक रेखा यह है, तो यह अगर 2 और 3 के अनुपात में काट रही है तो दूसरी तिर्यक रेखा किस अनुपात में काटेगी। तो इसके पहले मैं आप लोगों को यही समझाई हूँ कि कभी भी पैरेलल लाइन पर जो एक तिर्यक रेखा अंतःखंड बनाएगी वही उस पर चाहे जितने तिर्यक रेखा हम लोग खींच लें वही अंतःखंड आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए की आयु बी से दुगुनी है। लिखते हैं ए की आयु बी से दुगुनी है। अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी की आयु सी की आयु का 1/3 है तो बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। तो अगर सी की आयु 3 हुई तो बी की आयु हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सी की आयु अगर 3 हुई तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बी की आयु है सी की 1/3 है, तो अगर सी की आयु हम लोग 3 मान लेते हैं तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अब बी दोनों जगह सेम है और अगर बी दोनों जगह सेम है तो इन तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1:3। लेकिन यह कब होगा, जब जो कॉमन पॉइंट दोनों में था वो अगर दोनों जगहों पर सेम आते हैं। अब तीसरा क्या कहा है कि ए बी सी की आयु का योग 42 वर्ष है। अब इन सबके आयु का योग कितना दिया है, 2 + 1 + 3 = 42 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 की वैल्यू कितनी है, 42, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 7। अब कह रहा है ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 2 + 1 हमें 3 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू अगर 7 दी गई है तो 3 की वैल्यू हमारी 21 हो जाएगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है sin² 22 डिग्री + sin² 68
से कॉस स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 57 का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर साइन स्क्वायर 68 है तो हम इसे कॉस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68 से, और इसे 90 माइनस 68 करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कन्वर्ट होके कॉस स्क्वायर 22 हो जाएगा। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि हमें दिख रहा है कॉस स्क्वायर 68 दिख रहा है, तो अगर 68 दिख रहा है तो हम लोग इसको कॉस स्क्वायर कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो 22 जोड़ें तो 90 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस वैल्यू को देखकर कि यहाँ हमारा साइन स्क्वायर 22 प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर 22 लिख सकते हैं। आइए यहाँ भी इसी तरह कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर 33 है। अब इसे अगर हम लोग देखें 57 में 33 ऐड कर देंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, और साइन में कन्वर्ट करने के क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 33 लिख सकते हैं। अब यह वैल्यू हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गई। यह भी वैल्यू हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गई, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 144 और अन्य संख्याएं x का लघुत्तम समापवर्तक 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा मान x का मान हो सकता है। हमें क्या कहा गया है कि 96 है, 144 है और एक वैल्यू हमारी x है। इन सब का जो लघुत्तम समापवर्तक है वह 576 है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं x की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हम पहले जगह 96 ले लें तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वह 288 बन जाएगा। क्या बोली हूँ, अगर x की वैल्यू हमारी 96 होती तो हम इन तीनों की वह छोटी वैल्यू देखते हैं जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। तो 288 जो है तीनों से डिविजिबल है, इससे 3 टाइम्स में, इससे 2 टाइम्स में, इससे भी 3 टाइम्स में, यानी कि हमारी x की वैल्यू 96 संभव नहीं है। आइए नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। पेन भी चेंज कर लेते हैं, इसे करके देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 144 ले लें तो भी हमारा जो LCM बनेगा, LCM हमारा 288 बन जाएगा। यानी कि ना तो x की वैल्यू 96 हो सकती है, ना तो x की वैल्यू 144 हो सकती है। अब तीसरा, अगर हम लोग x की वैल्यू 288 ले लें तब भी हमारा जो LCM बनेगा वो 288 बन जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारी चौथी जो बची हुई वैल्यू है 192। तो यही 192 ही हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 576 मिल जाएगी, और इसमें अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो 576 मिल जाएगी, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तब, यानी कि हमारी जो वैल्यू होगी x की वो क्या संभव हो सकती है, तो 192 हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए नहीं होगा, यहाँ ए गलत है। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेमी क्यूब है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। आप लोगों को गोले का आयतन याद होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 36 पाई दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 36 पाई। पाई से पाई कैंसल हो गया, 4 से यह 9 बार में चला जाएगा और 3 जब इधर चला आएगा तो ये 27 हो जाएगा। और अगर क्यूब रूट ले लें तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। और हमारा डायमीटर या व्यास क्या होता है, तो हमारा व्यास 2r होता है और 2r हम लोग ले लेंगे तो 2 × 3 यह वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। हमारा आंसर कितना आ गया, तो 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 हो जाती है। 2 वर्षों में एक निश्चित धनराशि कितनी हो जा रही है, 1250, और 5 वर्षों में यही धनराशि कितनी हो जा रही है, तो यह 2000 हो जा रही है किस पे, तो यह साधारण ब्याज पर है। तो पूरा क्वेश्चन में क्या है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करना है। अब हम लोग यह कह सकते हैं जो यह वैल्यू 1250 से 2000 बनी है, यह इन 3 सालों में जो ब्याज आया होगा उसी को ऐड करके बनी होगी। इन 3 सालों में जो ब्याज होगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, वही बराबर होते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स रहे होंगे, जो ऐड हुआ होगा, कुछ तीसरे साल में ऐड, कुछ चौथे साल में ऐड हुआ होगा, तो ये वैल्यू हमें 2000 मिली होगी। आइए इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 750 आएगा, और यह 750 कितने सालों में बढ़ा है, तो 3 सालों में बढ़ा है। तो 1 साल की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 750/3 यह 250 आ जाएगा। 1 साल में हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 250। या हमें ब्याज कितना मिल गया, हमें ब्याज मिला 250। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 2 सालों में यह अमाउंट कितना हो गया था। 2 सालों में यह अमाउंट 1250 हो गया था, यानी कि इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो 750 रहा होगा वही मूलधन रहा होगा, जो 2 वर्षों में 500 ऐड होके 1250 बना होगा। हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो 750 पे 1 वर्ष में कितना बढ़ा था, तो 1 वर्ष में 250 बढ़ा था। इसी का हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 25 × 75 हो जाएगा। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 8 दोनों से विभाज्य होगा। तो हमें 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, जिसके लास्ट के 2 टर्म 4 से विभाजित हो, वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही 8 के साथ क्या होता है, लास्ट अगर 3 टर्म 8 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या भी हमारी 8 से विभाजित होगी। तो आइए हम लोग 8 से चेक कर लेते हैं। अगर वह संख्या 8 से विभाजित होगी तो 4 से एट रैंडम ही विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ तो ऐसे दिख रहा है, यहाँ देखिए 8 दिख रहा है, 24 दिख रहा है। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 है, 8 से विभाजित हो जा रही है। लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे 8 एकम 8 तो हो जाएगा, लेकिन 42 8 के जो पहाड़ा होता है उसमें नहीं आता, इसलिए ये नहीं विभाजित होगा। ये 8 चौक 32 हो जाएगा, इसके बाद 62 आएगा, 62 भी नहीं विभाजित होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यानी कि यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देख लेंगे तो 8 चौक 32 होता है, फिर 22 8 से फिर विभाजित नहीं होगा, तो यह भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बना, 3824। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर कोई इक्वेशन हमें दिया रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमने दो चीज सीखा है, एक मूलों का योगफल और दूसरा हम लोगों ने सीखा है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए और मूलों का योगफल होता है सी बाई ए। तो हमें यहाँ क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो सी की वैल्यू हमारी 6 दी गई है और ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकती हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। तो 5 मेल है और 6 फीमेल है। 5 मेल और 6 फीमेल के द्वारा किसी काम को 6 दिनों में किया जा रहा है। क्या बोली हूँ, 5 मेल है और 6 फीमेल के द्वारा कोई भी काम 6 दिनों में किया जा रहा है। तो और दूसरा क्या कहा है, यही समान कार्य 3 मेल और 5 फीमेल के द्वारा 9 दिनों में किया जा रहा है। एक दिन में कितना काम होगा, अगर मान लेते हैं कि जो मेल है उनकी कैपेसिटी हमने m मान लिया और जो फीमेल है उनकी कैपेसिटी हमने f मान लिया, तो हमें पता क्या चला कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो 5m प्लस 6f वर्क हो रहा है। और हमें ऐसे ही एक दिन का पता चला, तो 6 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5m प्लस 6f में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 5 मेल प्लस 6 फीमेल के द्वारा कितने दिनों में, 6 दिनों में जो वर्क किया जा रहा है, सेम वर्क 3 मेल और 5 फीमेल के द्वारा 9 दिनों में किया जा रहा है। तो आइए यहाँ से हम लोग मेल और फीमेल की क्या निकाल सकते हैं, तो क्षमता या कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से मेल और फीमेल की क्षमता का रेशियो निकालेंगे, इसीलिए हमने इस इक्वेशन को लिखा है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ अगर देखें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10m प्लस में 6 2 जा 12f इज इक्वल टू 3 3 जा 9m प्लस 3 5 जा 15f। अब इस f को इधर लेते आएंगे और इस m को इधर लेते आएंगे, तो ये हमारा 10m में से 9m चला जाएगा, m बचेगा, और 15f में से 12f चला जाएगा, तो ये 3f बचेगा। और f को जब इधर लेते आएंगे तो ये हमारा बन के आएगा 3 डिवाइड बाई 1। यानी कि जो मेल है उनकी कैपेसिटी अगर 3 है तो फीमेल की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि मेल और फीमेल के द्वारा 6 दिनों में कितना वर्क किया गया। मेल की कैपेसिटी कितनी है, तो मेल की कैपेसिटी हमारी 3 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में फीमेल की कैपेसिटी कितनी है, तो फीमेल की कैपेसिटी 1 है। ये हमारा एक दिन का कार्य आया, तो 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 15 प्लस 6 इंटू में 6। अब ये हमारा आ जाएगा 21 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब क्वेश्चन में कहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में करेंगी, समान कार्य को। तो 3 पुरुष यानी कि 3 मेल और 2 फीमेल का हमें निकालना है। तो
3 मेल की क्षमता कितनी हो गई? तो 3 × 3 + 2 × 1, यानी कि इनके एक दिन की क्षमता जो आई हमारी 9 + 2 11 आ गई। एक दिन की अगर हमें क्षमता पता चल गई तो टोटल दिनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक दिन की क्षमता हमें मिली है उसमें कितने में भाग दे देंगे, जो हमारा टोटल वर्क है उसमें एक दिन के क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे। तो एक दिन का क्षमता हमारा कितना मिला था? 11। तो 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11, बचेगा कितना? 5 बचेगा ना। 11 1 जा 11 हो जाएगा, तो यहाँ 1 और 6 16 हो जाएगा। फिर 11 1 जा 11, फिर बचेगा कितना? 5 / 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात है कि टैंक पूरा भरा हुआ है। एक बेलनाकार टैंक है और इस टैंक में हमें पानी की मात्रा ज्ञात करना है और पता हमें ये चला है कि पूरा टैंक ही पानी से भरा हुआ है। तो अगर हम इस टैंक का वॉल्यूम निकाल दें तो हमें पानी का मात्रा मिल जाएगा, क्योंकि पानी का मात्रा पूरे वॉल्यूम को कवर कर रखा है। तो आइए वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो ये होता है πr²h, जहाँ पाई की वैल्यू हमारी 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी है? 7 × 7 है। एच की वैल्यू 20 दी गई है। तो 17 से 17 कैंसल आउट हो जाएगा और 22 × 7 होता है आप लोगों का 154, यानी कि 22 7 जा कितना होता है? तो 154 × 20, 154 2 जा कितना होता है? तो 308 होता है, साथ में 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3080 मीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु के 3 गुनी थी। हम क्या देख रहे हैं कि आज से 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुनी थी। हम क्या मान सकते हैं? अगर हम इसे x कंसीडर कर लें तो हम कह सकते हैं कि अगर बेटे की आयु x है तो पिता की आयु कितनी रही होगी? 3x रही होगी। कब? 14 वर्ष पहले। कब की बात ये है? 14 वर्ष पहले की बात है, 14 वर्ष पहले। अब आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हमने अभी तक बस इतना इन्फॉर्मेशन देखा। इतने इन्फॉर्मेशन में क्या था? ये लिखा था 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। पिता की, यहाँ की थोड़ा सा गलत है, लेकिन इतना तो आप लोग समझ जाएंगे। अब पिता की आयु अपने बेटे की आयु के दुगुनी है। अब जो पिता की आयु है बेटे की आयु की 2 गुनी है। अब वर्तमान में क्या हो गया है कि पिता की आयु जो है वह बेटे के आयु की 2 गुनी हो गई है। लेकिन कब? वर्तमान में। यह 14 वर्ष पहले था। तो अगर इस अनुपात में हम 14 से ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वर्तमान वर्ष मिल जाएगा। अब कहा क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना काफ़ी आसान है। 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो 3x 14 हो जाएगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x + 14 हो जाएगा। इसे इधर लेते आएंगे तो 3x - 2x 1x हो जाएगा। और इधर क्या हुआ था? 14 दूना 28 हुआ था। फ्लो में मैं 14 ही लिख के चली गई। तो इधर से 14 जब इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होके 14 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 14 है। और वर्तमान में इनकी आयु कितनी है? अब यहाँ देखते हैं। अगर पुत्र की आयु 14,
तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 14 तियां 42। लेकिन ये कब था, यह 14 वर्ष पहले था। कब था, 14 वर्ष पहले था। हमें कब चाहिए, हमें प्रेजेंट चाहिए। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा 84 बन जाएगा। 4 4 दूना 8, 4 तियां 12 और 12 में फिर 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। फिर 1 2 3 3 4 7 और 4 7 में एक और ऐड कर देंगे 84 आ जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में कितना है, प्रेजेंट टाइम में उन दोनों की आयु का योग 84 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आप लोग लिखिए। तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस जाता है बी स्क्वायर, प्लस में जाता है सी स्क्वायर। फिर जब फर्स्ट जगह पे आते हैं तो इन दोनों को लेते हैं तो यह माइनस में होता है -2ab। फिर जब हम लोग सेकेंड जगह जाते हैं तो 2 के साथ इन दोनों को लेते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, यह हमारा प्लस में आएगा, कितना आ जाएगा 2bc। फिर जब हम लास्ट जाते हैं तो हम इसको और इसको इसके साथ लेते हैं तो यह हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 2ac। अब यही चीज़ हम लोग सेम यहाँ देखेंगे कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो तीनों ये क्या हो जाएगा 9, यह हो जाएगा हमारा 9a स्क्वायर, यह हो जाएगा 16b स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा 4c स्क्वायर। इतना हो जाएगा। लाइट है नहीं और मेरे लैपटॉप का चार्ज ख़त्म हो रहा है। देखते हैं कितना क्वेश्चन बचा है और पूरा हो भी पाएगा या नहीं। आइए देखते हैं कब तक ये चलता है, कब स्विच ऑफ हो जाता है अपने आप, बीच में लाइट आती है या नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, इसी फॉर्मूले पे हम लोग देखेंगे। तो पहला ये तीनों जो फर्स्ट 3 टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस में 16b स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर, ये हर जगह है। फिर जब हम a और b को लेंगे तो हमारा माइनस में आएगा, 4 तियां 12, 12 दूना 24 होगा और यह माइनस में जाएगा तो यहाँ भी 24 माइनस में है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब जब हम सेकेंड जगह लेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 8 दूना 16 होगा और 16 भी किस में, प्लस में होगा। तो यहाँ भी हमारी वैल्यू प्लस में है, यहाँ भी हमारी वैल्यू प्लस में है, बट एक कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे तो थर्ड जगह जब हमारी वैल्यू जाएगी तो 2 3 जा 6 होगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा कितना होगा 12 होगा, यानी कि हमारा आंसर यह बन जाएगा। आप लोग इस पे एक्सटेंड करके खुद देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की है। यदि उनका लाभ क्रमशः 5, 4, 7 के अनुपात में है तो उनके संबंधित निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में यह होता है कि कुछ रुपए वह लोग निवेश करते हैं, कुछ रुपए कुछ टाइम के लिए निवेश करते हैं। अगर हम लोग माने कि x1 t1 टाइम के लिए, x2 t2 टाइम के लिए और x3 t3 टाइम के लिए निवेश किया गया तो कुछ प्रॉफिट बन के आता है। क्या होता है, प्रॉफिट बन के आता है। जैसे मैं मान लूँ P1 P2 P3 हमारा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर अगर हमें टाइम दिया गया है, क्या है, टाइम दिया गया है, हमें बस निवेश कितना किया गया है वो निकालना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो XT1 इज इक्वल टू कितना आया है P1, फिर यहाँ अनुपात में क्या है XT2 डिवाइड बाई, फिर इनका जो प्रॉफिट है P2 आया है, फिर X3 और T3 इनका प्रॉफिट क्या आया है, P3 आया है। अब हमें X की वैल्यू, X2 की वैल्यू और X3 की वैल्यू निकालने के लिए बस प्रॉफिट में
क्या करें, टाइम से डिवाइड कर दें। प्रॉफिट में क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें निवेश का अनुपात मिल जाएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे जब हमें कभी भी टाइम दिया रहेगा और प्रॉफिट दिया रहेगा तो हमें जो निवेश का अनुपात होगा उसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट प्रॉफिट में डिवाइड कर देंगे, किससे, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को और सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारे निवेश का अनुपात निकल जाएगा। अब देखिए, अगर टाइम ना दे के वो निवेश दे दे, निवेश अगर दे दे और पूछे कि टाइम का अनुपात ज्ञात कीजिए तो हम निवेश से डिवाइड करके टाइम का अनुपात निकाल सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे देखा जाए तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये हो गया 5 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 3 और 1 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम सबसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट जगह हमारा 5 आ जाएगा, सेकेंड जगह हमारा 2 आ जाएगा और थर्ड जगह हमारा 3 आ जाएगा। यही हमारे निवेश का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि रीना अपने घर से 3 किमी पर घंटा से चलकर जन्मदिन के समारोह में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह अपनी गति 4 किमी पर घंटा तक बढ़ा देती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाएगी, तो उसके घर से जन्मदिन के समारोह के बीच की दूरी निकालिए। देखिए होता क्या है कि ये हमारा घर से लेके जन्मदिन समारोह तक की दूरी है। यहाँ से वो चलना शुरू करती है और 3 किमी पर आवर के स्पीड से चलती है, लेकिन उसको पहुँचना कब रहता है, यहाँ पहुँचना रहता है, लेकिन वह पहुँचती कब है, x बजे पहुँचना रहता है, लेकिन ये वो पहुँचती है x:20 पे। लेकिन फिर वो क्या करती है, बस अपनी स्पीड को थोड़ी और बढ़ा देती है। जब अपनी स्पीड को 4 किमी पर आवर के स्पीड से वो चलना चालू करती है, तब क्या होता है कि उसे जब पहुंचना रहता है x टाइम पे तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, y:30 पर ही पहुंच जाती है। तो अब हम लोग क्या देखें, यहाँ वो 30 मिनट पहले पहुंची और यहाँ वो क्या की है, 20 मिनट देरी से पहुंची। यानी कि हम कह सकते हैं जब वह 3 के चाल से चल रही थी तो वह 20 मिनट ज़्यादा ली, लेकिन जब वह 4 के चाल से चल रही थी तो वह 30 मिनट कम ली। और हमें पता है कि जब हम स्पीड के रेशियो को रिवर्स करते हैं तो हमें टाइम का रेशियो मिलता है। स्पीड के रेशियो को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। और टाइम में गैप कितने का आया है, अगर हम देखें तो हमारा टाइम यह था जिससे वह 30 मिनट पहले पहुंच गई और 20 मिनट बाद पहुंच गई। यानी कि ये जो गैप आया है इसके बीच में टाइम का, वो मिला है हमें 50 मिनट का। अब अगर हम बस टाइम को देखें तो हम कह सकते हैं उसे 4 घंटे में पहुंचना था, या 4 घंटा नहीं, यूनिट लेते हैं, 4 यूनिट में पहुंचना था, लेकिन वह क्या हुआ है, वह पहले 4 यूनिट का टाइम ली जब वह 3 के स्पीड से चली, फिर बाद में वह 3 यूनिट का टाइम ली जब वह 4 के स्पीड से चली। इन दोनों के बीच में गैप कितने का आया, 1 का आया, और 1 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 50 मिनट। तो हमें कितना मिनट लगा था, टोटल हमें लगा था 4 × 50 यानी कि 200 मिनट लगा था। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर दूरी हमें निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम कर दे तो हमें दूरी मिल जाती है। क्या करना है, स्पीड इनटू टाइम करना। तो हमारा स्पीड कितना था, 3 था, और जो हमारा टाइम था वह कितना था, 200 मिनट था। हमें
किस में चाहिए, हमें किमी में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 से 2 कट जाएगा। 10 किलोमीटर के बीच का गैप था। कितने का गैप था, 10 किलोमीटर का। इस क्वेश्चन के लिए नॉर्मल हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले स्पीड का रेशियो लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो लेंगे कि पहले वो 3 से जाती थी, फिर वो 4 से गई, और स्पीड के रेशियो को रिवर्स करते ही हमें टाइम का रेशियो मिलेगा कि वह पहले 4 यूनिट उसे लेना था, लेकिन बाद में वो कितना ली, तो बाद में जब उसने अपनी स्पीड को तेज किया तो 3 यूनिट का ली। अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का आया है, तो इन दोनों के बीच में गैप आया है 20 और 30 50 मिनट का। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 हो गई तो हम 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, वो 200 हो गई। अब हमें पता है कि अगर हमें दूरी निकालना रहे तो स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें दूरी मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 200 बटे, अब इसे हमें किलोमीटर में निकालना है, इसीलिए हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए ही 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और ये हमारा 10 किलोमीटर आ जाएगा। अब इसके साथ भी हम कर सकते थे, तो हम 3 से 50 में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 से, फिर इसके बाद हम 60 से डिवाइड करते हैं, सेम आंसर आता, क्योंकि दूरी दोनों की सेम थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है का मान किसके बराबर है। अब बस हम लोग पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट को सेव कर लेंगे, क्योंकि और सारी वैल्यू तो सेम ही है, बस पॉइंट को ही एडजस्ट करना है। तो यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1। यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1। यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, 4। यानी कि हमें इन सब में देखना है कि किस आंसर में 4 अंकों के बाद पॉइंट है। अब इसमें देखते हैं, 4 नहीं 6, यहाँ टोटल हमारा 6 हो गया ना, तो हम यही देखेंगे कि किस में 6 अंकों के बाद पॉइंट है। अब इसमें देखो 4 है, फिर कितना है, 2 है, 2 है, ये पूरे 8 अंक बन जा रहे हैं, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ये 4 है, 2 है, 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, ये भी आंसर नहीं बनेगा हमारा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितना है हमारा, 1 है, यहाँ कितना है, यहाँ हमारा फिर 2 है, ये 5 अंकों के बाद है, ये भी नहीं बनेगा। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पॉइंट था, इस क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट था, तो यहाँ पर बन जा रहा था 6 अंक। क्या था, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट भी नहीं लग रहा है। यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, नहीं यहाँ पॉइंट नहीं था, यहाँ खुद 3 है। मुझे 1 सेकंड के लिए डाउट हुआ कि यहाँ 3 नहीं, दोनों के बाद ही पॉइंट है। अब हम लोग बस इस क्वेश्चन में करना क्या रहता है, बस पॉइंट मिला ले। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, बस इसी में 6 है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग करेंगे क्या, ऊपर वाले के पॉइंट सारे ऐड कर लेंगे और नीचे वाले में हम लोग पॉइंट देख लेंगे। मुझे ये क्वेश्चन का शुरू में यही लगा कि यही चीज़ हमारा नीचे है, तो हमें लगा 1 कम है, बट 1 कम नहीं था, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो बस ऐड करेंगे हो जाएगा। अब आइए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे हमारा ऊपर क्या है, तो 4 2 4 है, और बार कितने पे है, 24 पे है, और फिर हम लोग नीचे क्या देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम करेंगे क्या कि ऊपर 4 2 4 से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नीचे जो हमारा क्या बनता था, जैसे हमारा 4 4 रहता था और इन दोनों पे बार रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, 4 4 में 99 में से बस 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते थे। कितना, 100 में से 1। लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट बची हुई है और ये 3 अंकों का मिश्रण है, तो हम 1000 में से बस 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 990। क्या बोली हूँ, आइए फिर से बताती हूँ कि जब भी कभी भी ऐसे 24 पर बार रहता था तो हम लोग करते क्या है कि 24 डिवाइड बाय क्या करते हैं, तो 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 99 लिख देते हैं। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 डिजिट है,
3 डिजिट में भी 1 पर बार नहीं है। तो कितने पर बार नहीं है? तो 1 पर नहीं है। 3 डिजिट के कारण 1000, 1000 में से हम 1 पे बार नहीं है, यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारी वैल्यू क्या आएगी? 990। और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा 420 डिवाइड बाई 990। 0 से 0 कैंसल आउट हो गया और 3 से काट दे तो 14 तियाँ 42 होता है और 33 तियाँ 99 होता है। यही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 36 संख्याओं का माध्य 42 है। बाद में यह निर्धारित किया गया कि 42वें को गलती से 42 को गलती से 41 पढ़ लिया गया। क्वेश्चन गलत है, 42 नहीं 47 होगा। 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य निकालिए। यहाँ पर कहा क्या गया है कि 36 संख्या था और 36 संख्याओं का माध्य क्या था? 42 था। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? पहली संख्या 42, दूसरी संख्या 42, तीसरी संख्या 42। अगर किसी को माध्य लेते हैं तो हमारे इसका तात्पर्य यही होता है कहाँ तक? 36वें संख्या तक, या दूसरी है, तीसरी है या चौथी है। बट हुआ क्या कि हमने पाया कि सबको हम 42 दे दिए तो बराबर हो गया। होता क्या है कि अंक कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, लेकिन जब माध्य हम लोग लेते हैं तो सबको बराबर बराबर देते हैं। जैसे पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे 36 को हमने क्या किया? 42 सबको दे दिया गया। लेकिन पता क्या चला कि एक संख्या 47 थी, उसे हम लोगों ने गलती से 41 पढ़ लिया। अब 6 हम लोगों के पास और आ गया। क्या कहना चाह रही हूं मैं कि 6 हम लोगों के पास और आ गया और इन 6 को हमें कितने में बांटना पड़ेगा? फिर से बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि रूल है कि भाई माध्य निकालना है तो हम बराबर ही बांटेंगे। अब इस 6 को फिर हम 36 में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा? तो भाग देते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसे काटेंगे तो 1 डिवाइड बाई 6 आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? पॉइंट में 1666, जिसे हम लोग पॉइंट में 17 लिख सकते हैं। यानी कि जो 42 हम दिए थे उसमें हम 0.17 और ऐड करके देंगे। क्वेश्चन में क्या कही हूं मैं कि माध्य का मतलब क्या होता है कि कुछ संख्या होती है, जैसे 36 संख्या होती है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, या 36 लोग होते हैं। 36 लोगों के पास क्या होता है कि कुछ टॉफियां होती हैं, मान लेते हैं। तो किसी के पास 52 टॉफी है, किसी के पास 30 टॉफी है, किसी के पास 50 टॉफी है, किसी के पास 42 टॉफी है। तो सारी टॉफियों को एक साथ लिया जाता है और सबको बराबर बराबर 42 बांट दिया जाता है। लेकिन पता क्या चलता है कि 6 टॉफियां, यानी कि यहाँ 47 होना चाहिए, 6 टॉफियां हमारी क्या होती है? एक लोगों के पास 47 टॉफी था, बट उनको गलती से लगा कि उनके पास 41 ही टॉफी है, दूसरे जेब से 6 टॉफी और निकल गई। तो अगर 6 टॉफी और निकली है दूसरे जेब से तो रूल के अकॉर्डिंग फिर से इन 6 टॉफियों को 36 लोगों में बांटना है। 6 टॉफियों को कितने? 36 लोगों में बांटना है। तो हम देखेंगे एक एक लोगों के पास कितनी कितनी आएगी तो हमें क्या मिलेगा? हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बचेगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 6 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी पॉइंट में 1666 आता है, लेकिन हम लोग इसे पॉइंट में 17 लिख सकते हैं। अब हम 42 के साथ साथ 1 पॉइंट में 17 पॉइंट में 17 पॉइंट में 17 और भी देंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 42।